नमस्कार दोस्तों, डेट आज की 20 मार्च 2025 है। स्वागत है आपका एटोवेल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज डिस्कस करेंगे, तीनों इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। सबसे पहले हम इशू डिस्कस करेंगे ताइवान का। ताइवान पे अगर चाइना फोर्सफुली कब्जा करने की कोशिश करता है तो वो देखो थर्ड वर्ल्ड वार की शुरुआत हो सकती है। विजय गोखले ने ये आर्टिकल लिखा है, जो पहले फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं। तो इंडिया का क्या रोल होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। दूसरा इशू हम डिस्कस करेंगे ओबिसिटी यानी एडोलसेंट्स में मोटापे से संबंधित। और तीसरा इशू हम डिस्कस करेंगे जल जीवन मिशन से संबंधित। जल जीवन मिशन के इम्प्लीमेंटेशन में क्या प्रॉब्लम्स हैं। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल ताइवान इशू से संबंधित है। अपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, आज के समय में सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में जो वर्ल्ड ऑर्डर बना था ना, आप पूछोगे वर्ल्ड ऑर्डर का क्या मतलब होता है सर। मतलब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस इमर्ज होकर आई थी, जैसे यूएन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, और इनमें यूएसए का डोमिनेंस था। तो वो जो सारा आर्किटेक्चर था ना, जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद पीस इस्टाब्लिश करने के लिए बनाया गया था, वो आर्किटेक्चर टूट रहा है। मतलब ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस आज के समय में आप देखोगे इररिलेवेंट हो रहे हैं। और ट्रंप के आने के बाद में तो इनका इररिलेवेंस और ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है। अब ये सारी ऑर्गेनाइजेशन से इररिलेवेंट हो रही हैं, तो विभिन्न देशों के बीच में कन्फ्लिक्ट की जो संभावनाएं हैं ना, वो और ज़्यादा बढ़ गई हैं। और एक पॉइंट जिस पे कन्फ्लिक्ट की संभावना सबसे ज़्यादा है, मतलब जहां पे कन्फ्लिक्ट हुआ तो थर्ड वर्ल्ड वार की शुरुआत हो सकती है, वो है ताइवान स्ट्रेट। ये चाइना है, ये ताइवान है, और बीच में जो ये स्ट्रेट है ना, ये है ताइवान स्ट्रेट। 1950 में उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे नेहरू। उन्होंने ना इस ताइवान स्ट्रेट को डेंजर पॉइंट बोला था। क्यों? क्योंकि इवन उस समय भी ये वो पॉइंट था जहां पर देखो, एक तरफ यूएसए जो सुपर पावर बन चुका था, और दूसरी तरफ चाइना जो नई कम्युनिस्ट पावर था। तो यूएसए और चाइना के बीच में उस समय भी इस पॉइंट पे टेंशंस थी, और आज भी ये जगह जो है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। यहां पे आज भी चाइना और यूएसए की तकरार चल रही है ताइवान स्ट्रेट में। ये देखो, सिर्फ पावर का क्लैश नहीं है कि एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ यूएसए है। वैसे कुछ बिगनर ये भी पूछ सकते हैं कि सर जब लड़ाई चाइना और ताइवान की है तो यूएसए बीच में कहां से आ गया। देखो, ये ताइवान जो छोटा सा आइलैंड है ना, चाइना इसको अपना पार्ट मानता है, जबकि यूएसए ताइवान को सपोर्ट करता है। यूएसए की ताइवान को लेके एक पॉलिसी भी है, एम्बिगुअस पॉलिसी है, स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी की, उसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी समझने के लिए आप समझ सकते हो कि ताइवान को यूएसए के द्वारा सपोर्ट किया जाता है और चाइना ताइवान पे कब्जा करना चाहता है। इस वजह से दोनों की तकरार देखने को मिलती है। और राइटर बोलते हैं ये सिर्फ पावर का क्लैश नहीं है, ये वैल्यू सिस्टम का क्लैश है। यूएसए जहां सपोर्ट करता है डेमोक्रेसी, ओपन सोसाइटी, चाइना सपोर्ट करता है स्टेट कंट्रोल, ऑथोरिटेरियनिज्म। और चूंकि दोनों देखो वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमीज हैं, इसलिए अगर इन दोनों के बीच में ताइवान स्ट्रेट में ताइवान को लेके अगर लड़ाई होती है तो जाहिर तौर पे वो थर्ड वर्ल्ड वार की शुरुआत हो सकती है। और इंडिया चूंकि जल्द ही थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है, तो इंडिया के भी स्टेक्स हैं इंडो पैसिफिक रीजन में। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया सिर्फ म्यूट स्पेक्टेटर है, सिर्फ चुपचाप देखने वाला है, नहीं। इसी वजह से तो आज ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है कि कैसे इंडिया इंडो पैसिफिक में अपने इंटरेस्ट जो है वो सिक्योर कर सकता है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका जवाब आर्टिकल में दिया जाएगा। क्या चाइना फोर्स की सहायता से ताइवान पे कब्जा करेगा, मतलब जबरदस्ती हथियारों के बल पे? और दूसरी बात, अगर चाइना ऐसा करता है तो क्या यूएसए बचाने के लिए आएगा ताइवान को? यह बड़ा क्वेश्चन है। देखो, 2021 में ना यूएसए के उस समय के यूएस इंडो पैसिफिक कमांड के एडमिरल थे फिलिप डेविडसन। उन्होंने एक भविष्यवाणी कर दी। उन्होंने बोला कि 2027 से पहले चाइना एक्शन लेगा ताइवान के ऊपर कब्जा करने के लिए। और इसी चीज को बोला जाता है डेविडसन विंडो। डेविडसन विंडो, इन्होंने एक टाइमलाइन रख दी कि आप देखिएगा 2027 से पहले चाइना कब्जा करेगा ताइवान के ऊपर। तो तब से लेके देखो यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन सब देशों की नजर ताइवान पे है कि कहीं चाइना जबरदस्ती ताइवान को अपने में मिलाने की कोशिश ना करें। इवन देखो, यूएस पेंटागन ने ना एक रिपोर्ट निकाली 2024 में चाइना के ऊपर।
चाइना के ऊपर रिपोर्ट निकाली थी और इसमें यह बोला गया कि चाइना ने ना ताइवान के आसपास अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस को इंक्रीज कर दिया है। मतलब जो ताइवान का एयर डिफेंस है ना, ताइवान एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन, इस जोन का ना बार बार वायलेशन करता है चाइना। अब किसी भी देश का जो ये ADIZ होता है ना, किसी दूसरे देश का विमान वगैरह यहां पे घुसता है, मतलब खास करके मिलिट्री प्लेन, तो सूचित करना पड़ता है उस देश को कि भैया हमारा मिलिट्री प्लेन आपके डिफेंस जोन में आ रहा है। लेकिन चाइना ऐसा नहीं करता। चाइना बार बार ताइवान के ADIZ का वायलेशन करता है और इनफिल्ट्रेट करता है इसमें। तो यूएसए के एडमिरल पेपेरो का कहना है ये चाइना की ना रिहर्सल्स हैं, ये चाइना की रिहर्सल्स हैं, एक दिन ऐसा आएगा बिना बताए चाइना ताइवान के ऊपर अटैक कर देगा, और उसी के लिए ये सारी रिहर्सल्स जो हैं वो चल रही हैं। वैसे देखो, फुल स्केल अटैक के अलावा चाइना के पास में क्या ऑप्शंस हैं। अगर देखो चाइना फुल स्केल अटैक नहीं करता है ताइवान के ऊपर, तो लार्ज स्केल पे साइबर अटैक कर सकता है चाइना के ऊपर, ताइवान के ऊपर। सारा ताइवान का जो साइबर सिस्टम है उसे ठप कर दिया जाए। नेवल ब्लॉकेड कर सकता है, मतलब जैसे इजराइल ने गजा का नेवल ब्लॉकेड किया हुआ है, उसी प्रकार से चारों ओर शिप खड़े कर देना और आना जाना मुश्किल कर देना। फिर है लिमिटेड मिसाइल अटैक चाइना कर सकता है ताइवान के ऊपर। तो ये सारे अल्टरनेटिव ऑप्शंस भी चाइना के पास में उपलब्ध हैं। अब बात करते हैं यूएसए की कमिटमेंट। यूएसए की कमिटमेंट ताइवान को बचाने के लिए कितनी मजबूत है। देखो 1979 में ना यूएसए ने अपनी एक पॉलिसी लॉन्च की थी स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी की। स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी मतलब यूएसए ने कभी क्लियर नहीं किया कि यूएसए वार करेगा या नहीं करेगा अगर चाइना ने ताइवान के ऊपर अटैक किया तो। यह कभी यूएसए ने क्लियर नहीं किया। तो 1979 में इनकी पॉलिसी आई थी स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी की। फिर देखो 2012 में ना बाइडन ने ऐसा बोल दिया था, 2022 में ना बाइडन ने ऐसा बोल दिया था अगर चाइना अटैक करेगा ताइवान के ऊपर तो यूएसए की मिलिट्री ताइवान को डिफेंड करेगी। लेकिन बाद में व्हाइट हाउस में यह क्लियर हुआ था कि यूएसए की पॉलिसी वही है 1979 वाली स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी वाली। अभी हमने अपनी पॉलिसी चेंज नहीं की है। राइटर ये बोलते हैं देखो ये जो पॉलिसीज है ना क्लियर नहीं है। लेकिन आप ना ट्रंप का कार्यकाल देखिए। ट्रंप ने ना अपने कार्यकाल में ईरान के अगेंस्ट, सीरिया के अगेंस्ट या फिर यूक्रेन वार में भी ना मिलिट्री कमिटमेंट कम दिखाया है। मिलिट्री यूज करने के लिए ट्रंप ना कम कमिटेड दिखते हैं। तो ताइवान का भी जो कॉन्फिडेंस है वो यूएसए में कम हो गया है थोड़ा सा कि यार यूएसए वास्तव में काम आएगा भी या नहीं आएगा, मतलब जरूरत पड़ी तो बचाने के लिए आएगा भी या नहीं आएगा। और देखो चाइना यूएसए के सिग्नल्स को मिसकैलकुलेट भी कर सकता है। जैसे यूक्रेन वार में यूएसए ने अभी पहले तो दिया था, लेकिन अभी ट्रंप ने यूक्रेन का ज़रा साथ नहीं दिया। तो क्या इससे चाइना मिक्स्ड सिग्नल ले लेगा कि बिल्कुल सही समय है ट्रंप का कार्यकाल, और अभी अगर हम ताइवान के ऊपर अटैक करते हैं तो शायद ट्रंप बीच में नहीं आएंगे, ट्रंप मिलिट्री कमिटमेंट नहीं दिखा रहे हैं। तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात है कि कहीं चाइना मिसकैलकुलेट ना कर ले ट्रंप के कार्यकाल को। अच्छा, एक और चीज देखिए, अभी एक और डिबेट है, सेकंड डिबेट ये कहती है कि अभी जो ताइवान के राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है ली चिंग टी, उनके बारे में ये बोला जा रहा है वो खुद चाइना को प्रोवोक कर रहे हैं। चाइना को कैसे प्रोवोक कर रहे हैं? इंडिपेंडेंस के रास्ते पे चल के। अभी तक देखो ये होता था जैसे चाइना बोलता था कि ताइवान हमारा पार्ट है, ताइवान बोलता था असली चाइना तो हम हैं और ये मेनलैंड चाइना हमारा पार्ट है, असली चाइना हम हैं। लेकिन अब ना जो करंट राष्ट्रपति है ना वो इंडिपेंडेंस के रास्ते पे ताइवान को ले जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि उनके एक्शंस पिछले लीडर से अलग हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि इनके एक्शन पिछले लीडर जैसे ही हैं, बस चाइना माहौल बना रहा है अटैक करने के लिए। क्योंकि देखो अगर ताइवान अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करता है ना तो ये चाइना के लिए रेड लाइन है। चाइना कहता है अगर आप रेड लाइन क्रॉस करोगे तो फिर हम जवाब देंगे। अब इंडिपेंडेंस का मुद्दा जो है ताइवान के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट और सर्वाइवल का इशू है। चाइना कहता है ये हमारे लिए टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और नेशनल प्राइड का इशू है।
क्वेश्चन देखो घूम फिर के वही आ जाता है, क्या चाइना 2027 में यानी 2 साल बाद ताइवान के ऊपर अटैक करेगा फोर्सफुली सीज करने के लिए ताइवान को? देखो चाइना जैसा देश ना बहुत ओपेक है, डेमोक्रेसी तो है नहीं, वहाँ पे कोई पब्लिक डिबेट नहीं है, मीडिया फ्रीडम नहीं है। बस एक चीज़ क्लियर है, चाइना ने ये डिक्लेयर कर रखा है, मतलब वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी ने ये डिक्लेयर कर रखा है 2049 से पहले, 2049 से पहले ताइवान को चाइना के साथ रीयूनिफाई करना है। अब ये रीयूनिफाई का समय कब होगा, क्या 2027 होगा या नहीं होगा, ये अब देखने वाली बात होगी। एक थोड़ा सा अंदाजा आप लगा सकते हो, चाइना ने ना अपना एक वाइट पेपर रिलीज किया था, वाइट पेपर ऑन नेशनल सिक्योरिटी। चाइना ने अपना वाइट पेपर ऑन नेशनल सिक्योरिटी रिलीज किया था, जिसमें इन्होंने ये बोला हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी का मतलब क्या है। हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी का मतलब है मिलिट्री प्लस इकोनॉमी प्लस टेक्नोलॉजी प्लस इकोनॉमिक सोशल स्टेबिलिटी। ये सारी चीज़ें हैं, मिलिट्री प्लस इकोनॉमी प्लस में सोशल स्टेबिलिटी प्लस में टेक्नोलॉजी। और किसी भी कीमत पे कम्युनिस्ट पार्टी का होल्ड रहना चाहिए चाइना में, ये भी उनकी नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन का हिस्सा है। मतलब अगर देखो ताइवान अटैक से चाइना की सोसाइटी अनस्टेबल होती है या फिर इकोनॉमी को नुकसान पहुंचता है, तो शायद चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अटैक नहीं करेंगे ताइवान के ऊपर। चाइना जो है ताइवान लेना चाहता है, लेकिन चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी के कंट्रोल को खतरे में डाल के वो ताइवान नहीं लेना चाहते। इंडिया के लिए क्यों मैटर करता है ये सारी चीजें? देखो इंडिया भी जल्द ही 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होने वाला है, और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि चाइना और ताइवान के बीच का इशू है, इंडिया के लिए भी ये जो इशू है नेशनल सिक्योरिटी वाला है। क्यों? अगर देखो वार होता है, क्राइसिस होते हैं, तो देखो इंडो पैसिफिक रीजन में शिपिंग रूट्स जो हैं वो डिसरप्ट होंगे। हम ताइवान से काफ़ी जो चिप वगैरह है वो परचेज करते हैं, ताइवान हमारी हेल्प कर रहा है फैब्रिकेशन यूनिट इस्टाब्लिश करने में, मतलब ताइवान की कंपनीज, तो सप्लाई चेन्स डिसरप्ट होंगी युद्ध होने की सूरत में, सेमीकंडक्टर की कमी हो जाएगी, और सबमरीन इंटरनेट केबल्स जो हैं वो भी डिसरप्ट हो सकती हैं, वो भी डैमेज हो सकती हैं। और इंडिया की इकोनॉमी ना अभी हैवीली डिपेंडेंट है ताइवान मेड सेमीकंडक्टर्स के ऊपर, और सेमीकंडक्टर्स आपको पता है हर डिवाइस में होते हैं, फोन्स में, लैपटॉप्स में, कार्स में, इवन मिसाइल्स में। तो इंडिया को क्या करना चाहिए? सबसे पहले ना इंडिया को स्ट्रेटेजिक रिस्क असेसमेंट करना चाहिए इंडो पैसिफिक क्राइसिस का, कि कल को अगर क्राइसिस होते हैं तो कितना रिस्क है, सबसे पहले ये असेसमेंट करना चाहिए। फिर हमारे में देश में जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे पोर्ट, केबल, इलेक्ट्रॉनिक्स, उनको और मजबूत करो, चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी कम करो। बिजनेस और सिक्योरिटी कम्युनिटी को जॉइंट ड्रिल्स करने चाहिए, जैसे टेबल टॉप एक्सरसाइजेज। सप्लाई चेन अलायंसेज और ज़्यादा बिल्ड करो, अल्टरनेटिव्स हमारे पास में होने चाहिए। और ताइवान के साथ में हमें ना इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी चाहिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया कर रहा है कि हम आपकी इनडायरेक्टली हेल्प करेंगे अगर चाइना अटैक करता है तो ऐसी इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग्स हमें ताइवान के साथ में करनी चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, ओबेसिटी अमंग एडोलसेंट्स से संबंधित है। आप सिलेबस में ना जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो बचपन और जवानी के बीच का फेस होता है एडोलसेंस यानी किशोर अवस्था। इस दौरान ना बॉडी बढ़ती है, हार्मोन्स बदलते हैं और आदतें बनती हैं। बट देखो इंडिया में ना आज एक अजीब पैराडॉक्स चल रहा है। एक तरफ देखो भूख है, दूसरी तरफ मोटापा है। जहां देखो कुछ बच्चे 2 वक्त की रोटी को तरसते हैं, वहीं कुछ बच्चे चिप्स, कोला, मैगी, बर्गर, इन सब में अपना जीवन बिता रहे हैं। तो ये न्यूट्रिशन का पैराडॉक्स है हमारे देश में। एक तरफ अंडर न्यूट्रिशन और दूसरी तरफ ओबेसिटी। न्यूट्रिशन के मामले में ना अवेयरनेस फैलाने के लिए सरकार ना समय समय पे पोषण पखवाड़ा ऑर्गेनाइज करती है। पखवाड़ा मतलब फोर्टनाइट यानी 14 दिन। तो इस बार का जो पोषण पखवाड़ा 2025 था ये मार्च में था। पोषण पखवाड़े का नाम 7वां एडिशन था। 7वां एडिशन था और 2 चीज़ों पे फोकस था। पहला देखो चाइल्डहुड और एडोलसेंट ओबेसिटी, और दूसरा पहले 1000 दिन की न्यूट्रिशन जर्नी। यहाँ पे देखो एक कंसोर्टियम बनाया गया है जिसका नाम है लेट्स फिक्स आवर फूड। ये देखो लेट्स फिक्स आवर फूड, एक कंसोर्टियम बनाया गया है जिसमें ICMR, NIN, यूनिसेफ, PHFI, ये जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं ना वो शामिल है इस कंसोर्टियम में। ये नीचे देखो
यूनिसेफ इंडिया, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, ये सब हैं। इन्होंने मिलकर कुछ पॉलिसी ब्रीफ निकाले हैं जिसमें यह बोला गया है बच्चों का जो फूड इन्वायरमेंट है ना वो हमें सुधारना होगा, तभी देश सुधरेगा। यहां पे देखो सुप्रीम कोर्ट का भी इंटरवेंशन आया। सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है 3 महीने के अंदर फूड लेबलिंग जो रूल्स है ना वो फाइनलाइज किए जाएं। सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलूं, चिप्स के पैकेट पे ना सच लिखो, कितना फैट, सोल्ट या शुगर है, कितना है। ये स्टेप क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो लोगों को ये पता नहीं होता कि वो क्या खा रहे हैं और इससे क्या नुकसान हो रहा है, बस वो टेस्ट के लिए खा रहे हैं। समझ गए? इवन देखो एनसीईआरटी प्लस में वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, इन दोनों ने ना स्कूल्स को वार्निंग दी। क्या वार्निंग दी? बच्चों के फूड में ना शुगर और सोल्ट जो है वो कम होना चाहिए, और ये मॉनिटर करो कि कैंटीन में क्या बिक रहा है। क्योंकि देखो बचपन की जो आदतें हैं ना वही फ्यूचर बनाती हैं। बचपन में जो आदत लग जाती है ना वही आदत फ्यूचर में भी रहती है। अब आप ना जो पैराडॉक्स मैंने शुरुआत में बताया था ना, एक तरफ मोटापा है, एक तरफ अंडर न्यूट्रिशन है, आप इसका थोड़ा डीप में एनालिसिस देखिए डेटा के साथ में। देखो वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2024 के हिसाब से ना इंडिया में चाइल्डहुड ओबेसिटी सबसे तेजी से बढ़ रही है। कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे इसका डेटा ये कहता है 5% एडोलसेंट्स ऑन एवरेज या तो ओवरवेट हैं या फिर ओबेसिटी का शिकार हैं, और 10 से 15% बच्चे कुछ राज्यों में ओबेसिटी या फिर ओवरवेट का शिकार हैं। कुछ राज्यों में ये जो फिगर है वो 10 से 15% भी है। इंडिया के 20% लोग जो हैं टोटल पॉपुलेशन में, ऑलमोस्ट 20% लोग एडोलसेंट्स हैं। तो समझो कितना बड़ा ये इशू है ओवरवेट वाला, यानी ओबेसिटी वाला। प्रॉब्लम का रूट काज जानते हो क्या है? प्रॉब्लम का देखो रूट काज ये है, एडोलसेंट्स ना वल्नरेबल होते हैं। क्योंकि देखो एडोलसेंट्स एक ऐसी एज है जब देखो एडोलसेंट्स की चॉइसेस कैसे शेप होती हैं, पीयर प्रेशर, दोस्तों को देख देख के, सोशल मीडिया से, इन्फ्लुएंसर कल्चर बढ़ रहा है तो वहां से वो इन्फ्लुएंस होते हैं। अब जैसे हमारे देश में इन्फ्लुएंसर हैं, क्या नाम है उसका, एक सेकंड, नाम जो बहुत फेमस है, मिस्टर बीस्ट। हाँ, मिस्टर बीस्ट जैसे लोग अपनी चॉकलेट बेच रहे हैं। कुछ हमारे देश में भी इन्फ्लुएंसर हैं जो ड्रिंक वगैरह बेच रहे हैं। तो यहां से इन्फ्लुएंसर से उनकी चॉइसेस शेप होती हैं। स्कूल में वो बाकी बच्चों को देखते हैं, एड से वो इन्फ्लुएंस होते हैं। तो एडोलसेंट्स वल्नरेबल होते हैं। तो ये एज तब होती है कि जब दूसरे ऑप्शंस बच्चे ट्राई करना चाहते हैं, जैसे अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, चिप्स, कोला, इंस्टेंट नूडल्स, ये सब वो अपनी डाइट में इंक्लूड कर लेते हैं और यहीं से आदत पड़ जाती है। और देखो बच्चे को जब न्यूट्रिशन नहीं मिलता ना, तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हेल्थ इशू है कि हाँ न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। इसका हर एक चीज़ पे असर पड़ता है। इसका असर पड़ता है एजुकेशन पे, कंसंट्रेशन बच्चे की कम हो जाती है। न्यूट्रिशन नहीं मिलता तो बच्चा बीमार होता है ज़्यादा, अटेंडेंस कम हो जाती है। और न्यूट्रिशन पुअर है तो मेंटल हेल्थ इश्यूज भी आते हैं, जैसे डिप्रेशन, फटीग, प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ता है, पुअर फिजिकल हेल्थ हो जाती है। मतलब बच्चा देखो सिर्फ एक मार्क्स हासिल करने का रोबोट नहीं है, एक कंप्लीट ह्यूमन पोटेंशियल उसमें होता है। और कम न्यूट्रिशन की वजह से ना बच्चे के हर एक एस्पेक्ट पे असर होता है। तो ये न्यूट्रिशन का जो इशू है ना, इसे हमें जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता है। गवर्नमेंट क्या कह रही है? गवर्नमेंट कह रही है देखो हम तो अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब तक ये न्यूट्रिशन का इशू जन भागीदारी नहीं बनेगा ना, मतलब जनता अवेयर नहीं होगी, लोगों की तरफ से मूवमेंट नहीं चलेगी, लोग एक बार डिसाइड कर लेते हैं ना तो देखो बड़े से बड़ा काम कर लेते हैं। अब इंदौर शहर स्वच्छ है क्योंकि वहां के लोगों ने ठान लिया कि शहर को स्वच्छ रखना है। लोगों ने अगर ठान लिया कि न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है तो फिर अपने आप सोसाइटी में चेंज आएगा। मतलब समझ गए? लेकिन फिर भी देखो पॉलिसी लेवल पे क्या करना चाहिए। पॉलिसी लेवल पे देखो सबसे पहले ना फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग करो, जो बोला गया सुप्रीम कोर्ट में। मतलब सब कुछ पैकेट के फ्रंट पे लिखा होना चाहिए, कितना फैट है, कितना सोल्ट है, कितना शुगर है, सब चीज़ें, रिस्क, सब कुछ होना चाहिए। और जो अनहेल्दी फूड है ना उस पर टैक्स ज़्यादा लगाओ। जैसे मीठे ड्रिंक है, कोका कोला, पेप्सी, इन पे शुगर वाले ड्रिंक्स पे टैक्स ज़्यादा लगाओ। हाई फैट वाले जो स्नैक्स हैं, हाई फैट वाले स्नैक्स, उन पे टैक्स ज़्यादा लगाओ। और जो हेल्दी फूड हैं उनके ऊपर आप सब्सिडी दो, जैसे फ्रूट्स हैं, मिलेट्स हैं। अब इनसे बने जो स्नैक्स हैं उन पे दो आप सब्सिडी। और जो मिसलीडिंग एड्स हैं ना उनको तो पूरी तरह से बैन कर दो। स्पेशली जो बच्चों को टारगेट करते हैं, किड्स को जो टारगेट करते हैं,
ऐसी एड्स को तो आप पूरी तरह से बैन कर दो। और यूथ का पार्टिसिपेशन कैसे लाएं इन चीजों में? स्कूल में देखो फूड लिटरेसी सिखाया जाए, फिजिकल एक्टिविटी मैंडेटरी बना दिया जाए, स्टूडेंट्स को रोल मॉडल बनाओ, न्यूट्रिशन क्लब बनाओ स्कूल्स में, कैंपस में कैंपेन चलाओ। तो ये सब चीजें की जा सकती हैं यूथ को शामिल करने के लिए इस जन भागीदारी में। और फूड लिटरेसी से संबंधित राइटर ये बोलते हैं, देखो अवेयरनेस और नॉलेज दोनों में ना फर्क है। फूड लिटरेसी का क्या मतलब होता है? लोकल और सीजनल फूड के बारे में समझाना, लेबल पढ़ना और समझाना, घर के खाने की वैल्यू देना, घर के खानों को ज़्यादा वैल्यू देना, खुद खाना बनाने की समझ डेवलप करना। ये सब देखो बच्चों को आना चाहिए, सिलेबस का पार्ट नहीं होता लेकिन होना चाहिए। पहले होम साइंस नाम से एक सब्जेक्ट हुआ करता था, आजकल कोई लेता ही नहीं सब्जेक्ट को, होम साइंस। और न्यूट्रिशन देखो सिर्फ हेल्थ मिनिस्ट्री का काम नहीं है, इसमें बाकी मिनिस्ट्रीज का भी पार्टिसिपेशन जरूरी है, जैसे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर। अगर देखो सारे मिल के काम करेंगे ना तो इंपैक्ट आएगा, अलग अलग काम करेंगे तो इंपैक्ट छोटा रह जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो जल जीवन मिशन के बारे में है। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। जल जीवन मिशन देखो लॉन्च हुआ था 2019 में। एम था 2024 तक हर रूरल हाउस होल्ड को फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन प्रोवाइड करना। फंक्शनल का मतलब रोजाना पानी आना, क्लीन पानी आना और सफिशिएंट पानी आना। मतलब समझ रहे हो, ऐसा नहीं कभी पानी आया कभी नहीं आया, साफ पानी नहीं आया या फिर बहुत थोड़ा पानी आया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी क्या स्टेटस है, क्या प्रोग्रेस है? देखो एनएसएसओ के 79th राउंड के अनुसार आज के समय में 90% रूरल हाउस होल्ड्स के पास में देखो टेप कनेक्शन है, यानी टूटी का कनेक्शन है। लेकिन सिर्फ 39% लोग ही टेप को यानी टूटी को प्राइमरी पानी सोर्स के रूप में यूज करते हैं। यानी एक्सेस है टेप का, बट देखो यूजेज नहीं हो रहा है, बहुत बड़ा गैप है। प्राइमरीली प्रॉब्लम क्या है? देखो सबसे पहले बात आपको ना ये समझना होगा, फंक्शनल टैप का होना इसका मतलब ये नहीं है कि अपने आप टैप का यूज भी हो जाएगा। एक्सेस का मतलब सिर्फ कनेक्शन होना नहीं होता, उसका मतलब होता है जैसा शुरुआत में मैंने आपको बताया, डेली पानी मिलना, ठीक प्रेशर आना उसमें और बिना रुकावट के पानी आना। एग्जाम्पल जैसे देखो बिहार, झारखंड, यूपी, उड़ीसा, बंगाल, इन राज्यों में ना सिर्फ 6 से लेकर 30% लोग ही टेप वाटर को यूज करते हैं एक्सेस होने के बावजूद। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं स्ट्रक्चरल चैलेंजेस। स्ट्रक्चरल चैलेंजेस इस मिशन को इंप्लीमेंट करने में काफी स्टेट्स में ना करप्शन की काफी रिपोर्ट्स आई हैं। टेंडर में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, किसको टेंडर दिया जा रहा है फंक्शनल टेप कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर कई जगह पे इनकम्प्लीट है। सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंशियल एड दे रही है लेकिन वो एड भी कोई काम नहीं आ रही है इस ब्यूरोक्रेसी, इनएफिशिएंसी कारण, करप्शन के कारण। नेट रिजल्ट क्या हो रहा है? मिशन की जो स्पीड है काफी स्लो हो गई है। बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहां पे पाइपलाइन बिछ गई है बट देखो टैंक ही नहीं बनाया अभी तक, तो पानी का सोर्स ही मिसिंग है और टेप कनेक्शन देने से क्या फायदा। फिर देखो नेक्स्ट इशू आता है डिजाइन और एग्जीक्यूशन का। जब से देश आजाद हुआ है ना तब से लेके अभी तक वाटर रिलेटेड जो स्कीम्स रही है ना हमारे देश में हमेशा टॉप डाउन रही है। मतलब दिल्ली में डिजाइन तैयार होता है स्कीम का और लोकल बॉडीज उसे फॉलो करती हैं। प्रॉब्लम यह है लोकल लेवल पे ग्राउंड रियलिटीज बिल्कुल अलग होती हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो डिजाइन तैयार किया है वो हर जगह फिट नहीं बैठता है। अब जल जीवन मिशन में ये बोला तो गया कि कम्युनिटी ड्रिवन मॉडल है, बट देखो ग्राउंड पे डिसेंट्रलाइजेशन अचीव नहीं हुआ। टॉप मॉडल ही फॉलो हुआ और सेंट्रलाइज डिजाइन ही फॉलो हुआ। लोकल जो इंस्टीट्यूशंस थे ना उनके पास ना तो पावर थी और ना ही उनके पास में ट्रेनिंग थी। और बात रही ग्रीवेंस रेड्रेसल की, भाई जिन लोगों ने शिकायत दर्ज करवाई इस मिशन के अंतर्गत कि हमें टेप कनेक्शन नहीं मिला है या फिर पानी नहीं आ रहा है, कोई डेटा नहीं है कि कितने लोगों की शिकायतें आई, कितने लोगों की शिकायतों का समाधान हुआ। कोई कंप्लेन कर रहा है तो उसको सोल्यूशन मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है इस स्कीम में। फिर इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा की बात करें, एक डैशबोर्ड बनाया गया था सब कुछ चीज़ें देखने के लिए, जल जीवन मिशन डैशबोर्ड। अब डैशबोर्ड ये बोलता है 100% टेप एक्सेस हो गया है, पर देखो ये 2011 के सेंसस के बेस पे है। अब 2011 का लेटेस्ट सेंसस तो कंडक्ट हुआ नहीं है। लेटेस्ट सेंसस अगर आप कंडक्ट करोगे तो और बहुत सारे घर मिलेंगे,
तो ग्राउंड रियलिटी ये है, बहुत सारे घर नए बन गए हैं, वो डेटा में इंक्लूडेड नहीं है। अगर 2011 में 100 घर थे तो अब 140 हो गए हैं, लेकिन 100 के लिए अगर टेप कनेक्शन लगा लिया गया है तो बाकी 40 का क्या, उसका स्टेटस डेटा में नहीं है। और देखो वाटर का जो स्टेटस है ना, वाटर का जो नेचर है अपने आप में बहुत ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल है। वाटर को हम कंप्लीटली रेगुलेट नहीं कर सकते। क्लाइमेट चेंज आपको हो रहा है, आप पता है आपको, क्लाइमेट चेंज ने ना सिस्टम को और ज़्यादा कमज़ोर बना दिया है। कभी सूखा आ जाता है, कभी बहुत ज़्यादा बारिश आ जाती है, ग्राउंड वाटर तेज़ी से डिप्लीट हो रहा है, ये बड़ा कंसर्न है। तो इवन अगर टेप लगा भी दिया जाता है तो सोर्स ड्राई हो रहे हैं, तो क्या करें, ये भी एक बड़ा इशू है। फिर देखो इंफ्रास्ट्रक्चर के लाइफ स्पैन की बात आती है। मतलब जो पाइप्स बिछाई गई हैं इस मिशन के अंतर्गत, पाइप्स, टैप्स, टैंक्स, ट्रीटमेंट प्लांट्स सब डिग्रेड हो जाते हैं समय के हिसाब से। रेगुलर मेंटेनेंस भी तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, बट देखो रूरल हाउस होल्ड्स के पास में टूल्स नहीं होते मेंटेनेंस के, टेक्निकल नॉलेज नहीं होती, पैसा नहीं होता रिपेयर करवाने के लिए। रिजल्ट क्या निकलता है, टेप है यानी पानी का कनेक्शन है बट लीकेज होती है या फिर ड्राई है पूरी तरह से। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, सोशल ऑर्डर जो है वो टेक्निकल सिस्टम से मैच नहीं करता। आप पूछोगे सर ये क्या पॉइंट है? देखो ये पॉइंट ये है, मैं आपको बताऊं, हर गांव में ना कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन होता है। मतलब एक कास्ट के लोग गांव में एक तरफ रह रहे होते हैं, दूसरी कास्ट के लोग दूसरी तरफ रह रहे होते हैं। तो अगर टैंक अपर कास्ट के एरिया में लगा है और लोअर कास्ट के जो घर हैं दूर हैं, तो प्रेशर फिर कम मिलता है, पानी का प्रेशर कम आता है टूटी में। इसलिए लोकेशन ऑफ टैंक, लोकेशन ऑफ पाइपलाइन, ये सब भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और अगर देखो प्लम्बर या ऑपरेटर भी सेम कास्ट ग्रुप से है तो रिपेयर डिमांड फेयर वे में हैंडल नहीं होती है। तो पानी की जो कम्युनिटीज होती है ना, उसमें सभी कास्ट ग्रुप्स का इंक्लूड होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, वाटर की क्वालिटी से संबंधित। हैंडपंप्स और जो ओपन वेल्स है ना, अब देखो अनसेफ हो गए हैं, क्योंकि आपको पता है नीचे पानी में आर्सेनिक, फ्लोराइड, नाइट्रेट, ये सब केमिकल्स मिले होते हैं नीचे वाले पानी में। तो इन सब से ना कई बार हेल्थ और प्रोडक्टिविटी दोनों पे काफ़ी बुरा असर होता है, और इकोनॉमिक बर्डन भी बढ़ गया है वाटर से रिलेटेड डिजीज के कारण। इसलिए लोग ना कई बार मजबूर हो जाते हैं बोटल्ड वाटर पीने के लिए या फिर प्राइवेट टैंकर यूज़ करते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है इन सब चीज़ों का? सॉल्यूशन देखो ये है, लोकल बॉडीज़ को आप फाइनेंशियल और टेक्निकल फ्रीडम दो ताकि वो अपने हिसाब से लोकल सिचुएशन को देखते हुए एक्शन ले सकें। आप लोकल लेवल पे जो ऑफिशियल्स हैं उन्हें ट्रेनिंग दो, मॉनिटरिंग करो, ग्रीवेंस रेडरेसल सिस्टम प्रोवाइड करो, सब कुछ लोकल लेवल पे होना चाहिए। सोशल इंक्लूजन होना चाहिए, सभी कास्ट को साथ लेके चलो, कास्ट सेंसिटिविटी पे ध्यान देना जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर का ऑडिट होना चाहिए ताकि मेंटेनेंस हो सके समय पे। कुल मिलाकर देखो ये जो जल जीवन मिशन है ना, वैसे तो विजनरी स्कीम है, बट जब तक हम ग्राउंड रियलिटीज को समझ के बॉटम अप गवर्नेंस नहीं अपनाते हैं स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए, तब तक देखो कहने को पेपर्स में 100% टेप कनेक्शन हो गया, बट देखो पानी नहीं आएगा। ये सिर्फ देखो इंफ्रास्ट्रक्चर का गेम नहीं है, ये गवर्नेंस का इशू है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। अब लास्ट में देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने देखो जल जीवन मिशन वाला आर्टिकल डिस्कस किया। जल जीवन मिशन वाले आर्टिकल में हमने ये डिस्कस किया कि सिर्फ देखो टैप कनेक्शन लगाने से काम नहीं चलेगा, रेगुलर मेंटेनेंस ज़रूरी है। और कई जगह पे तो ऐसा है टैप कनेक्शन प्रोवाइड कर दिया, पानी का टैंक ही नहीं बना, और नए नए इश्यूज़ आ रहे हैं, जैसे नए घर बन रहे हैं, और जो सरकार पेपर में दिखा रही है 100% टेप कनेक्शन है वो पुराने डेटा के हिसाब से है। फिर ये भी देखा गया कि कई जगह पे स्कैम्स देखने को मिले, करप्शन, ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी, ये सारी चीज़ें देखने को मिली। पानी जो है वो भी डिप्लीट हो रहा है और ख़राब भी हो रहा है, मतलब पहले जैसी बात नहीं रही। लोग इसलिए टैंकर मंगवा रहे हैं या बोटल्ड वाटर पी रहे हैं। कुल मिलाकर देखो कम्युनिटी बेस्ड सॉल्यूशन की बात राइटर बोलते हैं कि कम्युनिटी लोकल लेवल पे जो सॉल्यूशन लेके आए ना वो ज़्यादा बढ़िया होते हैं। ताइवान वाला इशू हमने डिस्कस किया। ताइवान में इशू में हमने बात की कि क्या ताइवान के ऊपर अटैक होता तो चाइना बचाने आएगा? ओ चाइना तो अटैक करेगा, तो क्या यूएसए बचाना आएगा चाइना के ऊपर अगर ताइवान का अटैक होता है? तो देखो डेविडसन एक उनके एडमिरल है, उन्होंने 2027 का टाइम दिया था कि 2027 से पहले चाइना ताइवान के ऊपर अटैक कर देगा,
और अभी अगर हम देखें तो ADIZ जो है वहाँ पे चाइना बार बार वायलेट करता रहता है और कभी भी अटैक कर सकता है। ये ना एक प्रकार से उनके प्रैक्टिस के समान है, एक्सरसाइज ड्रिल के समान है और कभी भी अटैक कर देगा। लेकिन चाइना का एक डॉक्ट्रिन आया, वाइट पेपर आया, जिसमें उन्होंने बोला कि हमारे लिए कम्युनिस्ट पार्टी का रूल जरूरी है, चाइना में सोशल स्टेबिलिटी जरूरी है, इकोनॉमी जरूरी है, टेक्नोलॉजी जरूरी है। तो हो सकता है कि वो इतना जल्दी रिस्क ना लें, तो देखने वाली बात होगी। बट यूएसए की कमिटमेंट है या नहीं है वो भी डाउट में आ गई है ट्रंप के आने के बाद में, क्योंकि ट्रंप ने यूक्रेन वार में यूक्रेन का साथ नहीं दिया, तो इसलिए सारी कंफ्यूजन है। फिर ये मोटापे वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था। एडोलसेंट्स में ना मोटापा बढ़ता जा रहा है, क्यों? क्योंकि वो वल्नरेबल काफ़ी ज़्यादा होते हैं, पीयर प्रेशर होता है उस समय, तो खाने की जो हैबिट्स हैं शेप होती हैं। और सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को देखो ये करना चाहिए, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया कि खाने के पैक के फ्रंट पे आप सारा डेटा लिखो, कितना सोल्ट है, कितना फैट है, वो सारी चीज़ें। और इसके अलावा ना सारी मिनिस्ट्रीज़ मिल के काम करें। फूड लिटरेसी स्कूल में देना ज़रूरी है, जो ख़राब फूड हैं उन पे टैक्स इंक्रीज़ किया जाए, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स पे कार्रवाई की जाए, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। आज 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, एक तो जल जीवन मिशन से संबंधित और एक ये मोटापे से संबंधित। दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको 250 वर्ड्स में देना है। दोनों 15 मार्क्स के ये क्वेश्चन हैं। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।